नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो हमने अलग अलग राज्यों में एक चीज होते हुए देखी है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो। वहां होता क्या है, एक नफरती प्रयोग, राजनीतिक रूप से यह प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसके राजनीतिक लाभ देखने को मिलते हैं, उस पर बहस होती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, दुनिया जहां की बातें होती हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में अगर आप देखें तो 80-20, मथुरा का जिक्र, काशी विश्वनाथ का जिक्र, ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र, चुनाव से एकदम पहले ये सारी चीजें हुई। इस सब मीडिया हेडलाइन भी बनी। अब आइए दूसरे राज्य के बारे में बात करते हैं, पश्चिम बंगाल। वहां पर भी चुनाव से एकदम पहले मुस्लिम तुष्टीकरण, ममता जो है वो ममता नहीं है, वो कुछ और हैं, एक धर्म को पसंद करती हैं। पूरा कैंपेन इसी तरीके से हुआ। और अब इसी श्रृंखला में साउथ में आप आ जाइए, तेलंगाना में, वहां पर भी लगभग इसी तरीके की बात हो रही है। सबसे पहले टी राजा सिंह, जो कि विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी की, गिरफ्तार हुए, बेल पर छूटे, फिर गिरफ्तार हो गए। एक तरफा नहीं है ये, इसीलिए हम कहते हैं ये एक नफरती इकोसिस्टम बन गया है, जिसमें एक एक्शन होता है और उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। दूसरी तरफ हमने देखा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं हैदराबाद के काशफ, उन्होंने सर तन से जुदा की बात की, अब वो भी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन इस सबके बीच में तेलंगाना चुनाव से एकदम पहले, अभी करीब 1 साल रहता है तेलंगाना के चुनाव में, उस चुनाव के लगभग 1 साल पहले क्या एक माहौल नहीं तैयार किया जा रहा है नफरत का, हिंदू मुस्लिम का? और इस तरीके की राजनीति क्या अब तेलंगाना में होगी? पहले नहीं हुई थी। आप देखिए 2014, 2019 इस तरीके की राजनीति नहीं हुई थी। लेकिन क्या इस बार जब चुनाव होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमाना चाहती है वहां पर, और जो टीआरएस है, और आप ये जान लीजिए ये एमआईएम का गढ़ है, असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है हैदराबाद, तो क्या यहां पर बिल्कुल उसी तरीके की नफरती प्रयोग की राजनीति देखने को मिलेगी जो यूपी में दिखी, जो पश्चिम बंगाल में दिखी, जो अलग अलग और जगह भी देखने को मिली है? यही है मुकाबला में हमारा सवाल, नफरती प्रयोग क्या अब तेलंगाना में? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। असीम वकार हैं एमआईएम के प्रवक्ता, श्रीधर रेवुला रेड्डी, आप तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रवक्ता हैं, प्रमोद स्वामी भारतीय जनता पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले प्रमोद स्वामी जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए सारे वक्ताओं को 1 मिनट का समय देते हैं। तो प्रमोद स्वामी जी, आपका समय शुरू होता है अब। मैं आइडिया ऑफ इंडिया से अपनी बात चालू करूंगा कि हमारा आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। मैं वाजपेयी की 4 लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में संघार किए। कोई बताए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का परिचय। हिंदू जीवन हिंदू रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो ये वाजपेयी जी की जो लाइनें हैं, इसमें हमारा आइडिया ऑफ इंडिया पूरी तरह झलकता है। फिर भी उसको मैं और स्पष्ट कर देता हूं। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, ये है हमारा आइडिया ऑफ इंडिया। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट ऑफ नन। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे भवन्तु निरामया। अब आपने कही माहौल खराब करने की बात, तो राजा जी जो टी राजा सिंह का जिसका जिक्र कर रहे हैं, मैं उन्होंने जो कहा उनको हमने पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। लेकिन अभी ओबीसी जी के पार्टी के एक सज्जन बैठे हुए हैं प्रतिनिधि के तौर पे। अभी हाल ही में ओबीसी जी के भाई ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। तो इसके ऊपर में भी चर्चा होनी चाहिए। जब हम ऐसी चर्चा करेंगे तो सिर्फ सेलेक्टिव चर्चा आप नहीं कर सकते, पूरे लार्जर पिक्चर में हमको इस पर डिस्कस करना पड़ेगा। असीम वकार, आपका शुरुआती वक्तव्य कि नफरती प्रयोग क्या तेलंगाना में हो रहा है, जिसमें एक पक्ष के लोग ही नहीं दूसरे पक्ष के लोग भी हैं, और इकोसिस्टम के हिसाब से यह तय होता है कि किसकी नफरत के खिलाफ बोलना है? आपका वक्तव्य। देखिए, अगर खराब आदमी को ये एहसास हो जाए अंदर से कि वाकई में वो खराब है, तो वो सुधर जाएगा, शरीफ हो जाएगा। वो खराब आदमी इसलिए नहीं सुधरता है कि वो समझता है कि पूरी दुनिया खराब, हम ही शरीफ।
भाई यही हाल आप जो हमसे पहले प्रवक्ता जी बोले थे, इनका और इनकी पार्टी का। तेलंगाना राज्य जो है वो साउथ की एंट्रेंस है, तो गेट फॉर साउथ। भारतीय जनता पार्टी वहां घुसना चाह रही है, कई कोशिशें कर ली, साउथ में नहीं घुस पाए। भारतीय जनता, भाई सारी पार्टियां राजनीति करती हैं, सबका अपना अपना एक मोटिव है, सबका अपना अपना एक तरीका है। किसी का तरक्की का तरीका है, किसी का अपने राज्य की बात करता है, कोई अपनी जाति की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने धर्म की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को गाली बक के, उनको बुरा कह के अपनी राजनीति करती है। तो मैं समझता हूं कि जी आपका शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। श्रीधर रेवुलर रेड्डी, देखिए ये आपके राज्य में हो रहा है, 2 बार आपकी वहां पर सरकार बन चुकी है, तेलंगाना नया राज्य है और इस तरीके की राजनीति तेलंगाना में देखने को मिली नहीं थी, लेकिन अब ये कहना कि तेलंगाना इन सब चीजों से ऊपर है, मुझे नहीं लगता उस तरीके का माहौल बन रहा है। माहौल कुछ इस तरीके का बन रहा है कि ये बातें अभी जमीन पर हो रही हैं, नफरती प्रयोग हो रहे हैं, हेट एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। किस तरीके से आप जवाब देंगे? संकेत, आप जो अभी कह रहे हैं, ये नफरत का प्रयोग अभी यहां चल रहा है और तेलंगाना के जनता इसको जानते हैं कौन इसके पीछे है। मगर मैं आपके दरमियान मैं सबको बताना चाहता हूं, तेलंगाना में ऐसे प्रयोग सफल नहीं होंगे जब तक हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री केसीआर जी है। तेलंगाना में आप किसी को नुकसान पहुंचाने की काम हम सफल नहीं देंगे। ये जो राजनीति है, ये कुटिल राजनीति है, तेलंगाना के आवाम को जो डिवाइड करने का, नफरत प्रयोग करने का, उसमें जो भी पक्ष ऐसे काम करेंगे उन लोग सफल नहीं होंगे, हम करने नहीं देंगे। आप अगर कल 3 दिन की ये जो माहौल इन लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई किए थे। जो आदमी, जो विधायक ये जो हेट्रेड स्पीच दिए थे उसको हम लोग गिरफ्तार कर दिए और पीडी एक्ट भी उसके ऊपर प्रयोग किया और बाकी जो कांग्रेस के हैं या दूसरे आदमी है उन लोगों को भी हमने अरेस्ट किया। तेलंगाना में ऐसे चीजों के लिए, ऐसे एलिमेंट्स के लिए स्थान नहीं है। हमारा स्टेट इसके ऊपर से हम लोग हेलो जी शुरुआती वक्तव्य का दरअसल समय खत्म हो गया। रेड्डी जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप विस्तार से अपनी बात कह लीजिएगा। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका शुरुआती वक्तव्य। मुझे लगता है एनडीटीवी ने जो आज मुकाबला में विषय लिया है, उस विषय में सीधा सीधा आज पूरे देश का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है कि समाज को किस तरह से विखंडित कर दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के प्रयोग करती चली जा रही है। जब जब चुनाव आता है किसी राज्य के अंदर, दूसरे राज्य से हिंदू मुसलमान की बाहर को बाहर रहती है वो, या भारत पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर आ जाती है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ 2020 में, किस तरह की शब्दावली का प्रधानमंत्री महोदय और वहां के मुख्यमंत्री महोदय ने यूज किया है। तो ये नफरती प्रयोग जो है ये कहीं ना कहीं देश के लिए घातक है। यूपी का चुनाव होगा, शुरुआत हिजाब की कर्नाटक से हो जाएगी। बिहार का चुनाव होगा, शुरुआत बंगाल से हो जाएगी। केवल और केवल देश को वर्टिकल बांट देना हिंदू और मुसलमान में, ये इस पूरे देश के लिए बहुत घातक है। शांति, अगर अमन देश के अंदर नहीं रहेगा तो ना आर्थिक विकास रहेगा, ना किसी तरह का और मानवता का विकास रहेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों ही पार्टियां खेल जी, आप सब लोगों का अपना शुरुआती वक्तव्य देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन मुकाबला के दूसरे भाग में हम ये चर्चा जारी रखेंगे कि अगर ये नफरती प्रयोग हो रहे हैं तो 2 चीजें, क्या ये प्रयोग कामयाब होंगे और दूसरी चीजें, इन प्रयोग को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि मुख्य रूप से जिम्मेदारी वहां की जो सरकार है टीआरएस की, उसकी है। तो क्या वो पूरे कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अब बीजेपी ने टीआरएस पर भी आरोप लगा दिया है कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, एक तरफ के मामले को आप नहीं रोकते, दूसरे को आप उजागर करते हैं। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर से मुकाबला शुरू करते हैं। दूसरे भाग में आपका स्वागत है। रेड्डी जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं और आरोप तेलंगाना राष्ट्र समिति पर, टीआरएस पर यह लग रहा है कि आपको एक ही तरफ की नफरत दिख रही है, दूसरे तरफ की नफरत नहीं दिख रही है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग जो कि खुले मंच से सिर काट देने की बात कर रहे हैं, बिहेडिंग की बात कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ हमदर्दी रखते हैं
और टी राजा सिंह जैसे लोगों, जो कि वो बहुत ही पहली बार उन्होंने इस तरीके का बयान नहीं दिया है, वो देते रहे हैं पहले भी, उनके लिए आप बड़ी सख्ती दिखाते हैं। तो बतौर सरकार तेलंगाना राष्ट्र समिति क्या भेदभाव की नीति अपनाती है नफरत के प्रति? संकेत, ये गलत आरोपी है, गलत आरोपना है। तेलंगाना के सरकार किसी के ऊपर पक्षपात धोरण से नहीं देखते, किसी को भेदभाव से नहीं देखते हैं। हमारे लिए हर मजहब, हर धर्म एक ही है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये हर धर्म को एक ही तरह से देखते हैं। तेलंगाना में ऐसे चीजों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। संतुष्टिकरण की बात ही पैदा नहीं होता। कल राजा सिंह ने, ये पहली बार नहीं है जैसा आप बता रहे थे, 101 केसेस उसके ऊपर है और इससे पहले 18 क्रिमिनल केसेस है। और हमारे ऊपर यहाँ पर जो पीडीए एक्ट हम लोग जो प्रयोग किए थे, उसके पीछे एक पीडी सेल रहता, उन लोग पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद रिकमेंड करने से ही वो पीडी एक्ट की प्रयोग करते। दूसरी तरफ से जो दो लोगों के ऊपर ये जो आरोपण आए हैं, मिस्टर काशिफ और राशिद खान, इन दोनों के ऊपर भी क्राइम सेक्शन नंबर्स 1520 और 1529 के तहत 153A 5052। नहीं, लेकिन आरोप रेड्डी जी ये है कि जिस तीव्रता से, जिस इंटेंसिटी से आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे जाते हैं या टी राजा सिंह की आलोचना करते हैं, उस तीव्रता से आप काशिफ और राशिद खान के बारे में नहीं बोलते। आप MIM के भी नेताओं पर बीजेपी आरोप लगाती है कि वो किस तरीके की अभद्र टिप्पणी करते हैं भगवानों के बारे में, उनके खिलाफ आप नहीं बोलते हैं। देखिए, एक गलत बात है, गलत आरोप है। मैं अभी यही बताना चाह रहा हूं, जैसा राजा सिंह के ऊपर अभी केस लगाए, वैसे राशिद खान के ऊपर भी और काशिफ के ऊपर भी मैंने अभी बताया, क्राइम नंबर्स भी बताया और IPC सेक्शन जो लगाए वो भी बताया, और उन लोगों के ऊपर भी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। पर आप मानते हैं कि अगर नफरती प्रयोग तेलंगाना में हो रहा है तो मुख्य रूप से जिम्मेदारी रेड्डी जी आपकी सरकार की होगी उसको रोकने की, और अगर ये होता चला गया तो जिम्मेदारी आपकी होगी, कानून व्यवस्था आपके हाथ में। मैं आपको और पूरा देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे सरकार ऑलरेडी तेलंगाना में, हैदराबाद में अभी माहौल अच्छा है, काम है, सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऐसे शक्ति आके यहाँ पर डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। प्रमोद जी आपका जवाब, आपने रेड्डी जी का सुना, उन्होंने कहा कि आपसे और एक बात संकेत, हाँ, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, हाँ, भाजपा के जो यहाँ के राज्य अध्यक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष है, उसके बात के ऊपर भी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। उसका बयान ऐसा है, अभी ये जो पदयात्रा चल रहा है, अगर कोई भी आदमी, कोई भी फैमिली, उसका कोई फैमिली मेंबर डेथ होने से अगर भगवत गीता वहां पर उन लोग चलाते हैं, भगवत गीता का वहां सुनाई देते हैं, उसके ऊपर हम लोग अटैक करेंगे। जो अंतिम यात्रा का वाहन होता है उसका टायर हम काट देंगे। और वो ये भी कहेगा कि हम लोग ये मस्जिद को खोदना चाहते हैं, अगर वहां पर कोई मोर्टल रिमेन्स देखते हैं, वो मस्जिद है या नहीं तो टेंपल है। ऐसी बात कोई जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे तो उसके ऊपर भी क्या कार्रवाई करना चाहिए। प्रमोद जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, आसिफ वकार आपके पास भी आऊंगा, लेकिन प्रमोद जी आप कैसे जवाब देंगे? आपने सुन लिया ये इस तरीके की बयानबाजी, धर्म आधारित बयानबाजी, ये कहना कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, वो नहीं ले रहे, लेकिन आपकी पार्टी से भी जिन लोगों पर आरोप लगते हैं उस पर क्या उस तरीके से आप बोल रहे हैं या कार्रवाई कर रहे हैं? एक टी राजा सिंह तो ठीक है, लेकिन बाकी नहीं। टी राजा सिंह को भी हमने निकाला, नुपुर शर्मा को भी निकाला, नवीन सिंघल जी को भी निकाला, लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहता हूँ। हमारे ओबीसी साहब की पार्टी से प्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हुए हैं कि नुपुर शर्मा जी ने जो कहा बिल्कुल गलत कहा, उसकी हम निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, उनके ऊपर मैंने कार्रवाई भी की। लेकिन नुपुर शर्मा जी ने जो कहा वो तो जाकिर नाइक ने भी कहा था, तो जाकिर नाइक के लिए आप सर तन से जुदा के नारे हैदराबाद में क्यों नहीं लगते? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 मैं रेड्डी जी से पूछना चाहूंगा कि ओबीसी के भाई साहब ने अभी हाल ही में, मैंने ट्विटर में वीडियो भी दिया है जिसमें उन्होंने सरेआम हिंदू देवी देवताओं को मजाक उड़ाया है और कहा है कि मुबारक महफिल में मैं मनुष्य लोगों का नाम लेकर के महफिल की रौनक को खराब नहीं करना चाहता। तो क्या हिंदू देवी देवता मनुष्य है?
क्या उस वीडियो के ऊपर में आप ओबीसी के भाई साहब के ऊपर में आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? क्या एक्शन आपने लिया? आज जरा स्पष्ट करें, आप स्पष्ट करें क्या एक्शन लिया आपने ओबीसी के भाई के विरुद्ध में? हाँ बोलिए क्या एक्शन लिया बताइए। रेड्डी जी का जवाब, उसके बाद आसिम वकार, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में बात हो रही है, तो आसिम जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले रेड्डी जी का जवाब। संकेत जी, अगर ऐसे बात कोई अकबरुद्दीन ओवैसी कहेंगे या राजा सिंह कहेंगे या कोई बंडी संजय कहेंगे, राजा सिंह के विरुद्ध आपने एक्शन लिया, ओबीसी के विरुद्ध क्या एक्शन लिया बताइए ना। इतना परेशान मत हो, मैं आपको इस जवाब दीजिए, परेशान नहीं हो, जवाब मांग रहा हूं। सबको एक ही तरह देखते हैं। और जो अकबरुद्दीन ओवैसी की बात आप कर रहे हैं, वो 10 साल से पहले मेरे ख्याल से जब किरण कुमार रेड्डी साहब के गवर्नमेंट था तब किए थे, तब उसको जेल में भेज दिए और उसका केस चल रहा है और कोर्ट में है। नहीं, वो अलग वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। ये अलग नहीं रोक सकते मेरे को, ये अलग वीडियो है, ये वीडियो अलग है। राजा सिंह की बात होता है, आज राजा सिंह को आपने सस्पेंड किया है, मगर कोर्ट में जो वकालत करते हैं बीजेपी के लायर्स करते हैं, जो अब बेल के लिए जाते हैं बीजेपी के लायर्स जाते हैं। ये क्या द्वंद्व नीति है? आप एक तरफ मैंने एक सेकंड, इससे पहले कि ये आगे चलता रहे टीआरएस और बीजेपी के बीच में, आसिम वकार आपके पास भी आने से पहले आलोक शर्मा, नहीं है, हम सरकार चला रहे हैं, हम सभी धर्म कांग्रेस पार्टी के आलोक शर्मा के पास में आना चाहता हूं। दो तीन चीजें आलोक जी, 2-3 चीजें हैं। एक, नफरती प्रयोग क्या तेलंगाना में हो रहे हैं? सर मैं जवाब देना चाह रहा था। आसिम भाई आऊंगा, आपके पास आऊंगा, रुकिए एक बार जरा आलोक जी अपनी बात कह लें। आलोक जी, एक तो ये बात होगी क्या नफरती प्रयोग तेलंगाना में हो रहे हैं, उसको लेकर के एक बहस हो रही है। दूसरी चीज ये है कि वो नफरती प्रयोग रोकने की जिम्मेदारी क्या राज्य सरकार की नहीं है? राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनका कहना है बिल्कुल है, और हम बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे कि नफरती प्रयोग ना हो, लेकिन हो तो रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए? देखिए संकेत भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भावनाओं के बंधन में होती। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई जमीन की डिमार्केशन कर दी, यहां से यहां तक मेरा खेत है और इसके बाद आपका खेत है, और आपके खेत में मैं न घुस पाऊं इसलिए सरकार का जो है वो वहां पर फेंसिंग कर दी। जो नफरत है वो संवेदना का विषय है, वो भावनाओं का विषय, और उनको बांधना बड़ा मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग इस तरह के हैं, आरएसएस के लोग, कि जो संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करना, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बखूबी जानते हैं। इसलिए पूरी तरह से प्रशासन के कंट्रोल में सब चीजें एकदम तुरंत आ जाएं, उसी समय पर कई बार मुश्किल हो जाता है, किसी की भी सरकार हो। लेकिन दोनों का फर्ज है, जहां जहां बीजेपी को अपने पैर पसारने होते हैं वहां ये खेल शुरू हो जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये केवल प्रयोग। वो हर राज्य में जहां पर भी जाते हैं, आप देखिए मोदी जी के जितने चुनाव गुजरात के रहे, वहां पर सबसे पहले क्या क्या होता रहा, और उसके बाद आप कोई भी स्टेट उठा लीजिए। यूपी का चुनाव अभी हाल में ही हुआ था, कुछ ही महीने पहले, वहां भी 80-20 शमशान कब्रिस्तान और पता नहीं कौन कौन से शब्दावली का इस्तेमाल करके ये लोग चुनाव लड़ते हैं। तो इनका कोई ये संयोग नहीं है, ये तो प्रयोग है। पर आलोक जी, ये तो एक तरफ की बात हुई ना, यहां पर बात दूसरी भी हो रही है। प्रमोद स्वामी का यह कहना है कि बहुत सारे नेता और भी हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी हो रहा है, और उसमें सिर तन से जुदा करने की बात हो रही है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि हम एक तरफ को तो कंडेम करें, एक कोई बोल रहा है हम उसके खिलाफ तो मुखर होके बोलें, दूसरे में हम जरा मुंह मोड़ लें। नहीं, ऐसा नहीं, बात सूट नहीं करती। ना ही मैं ऐसा कर रहा हूं संकेत। अगर दूसरी तरफ से कोई किसी भी तरह का गलत वक्तव्य आता है तो वो पूरी तरह से निंदनीय है, और उस पर भी पूरी तरह से ताकत के साथ और पूरे फोर्स के साथ उसको रोका जाना चाहिए। अगर मुस्लिम समुदाय की तरफ से या एक समुदाय की तरफ से कहीं पर सिर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं तो उसको भी रोका जाना चाहिए। लेकिन इस तरह का माहौल क्यों पैदा हो रहा है, सबसे पहला सवाल तो ये है। आप किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं? तिरंगा लेके आप मस्जिद के सामने से जाएंगे और तमाम तरह की आप वहां पर नारे लगाएंगे, ऊट पटांग, रिएक्शन भी आएंगे। मैं रिएक्शन के भी पक्ष में नहीं हूं, ना ही कांग्रेस पार्टी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी का ना हिंदुत्व से कोई लेना देना है, ना राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है। ये सब इनके हथियार हैं कि कैसे वोटों को बटोरा जाए। अभी देखिए जब जब चुनाव आएंगे, अब गुजरात आ रहा है तो अब इनकी प्रयोगशालाएं दूर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हिजाब का मुद्दा कर्नाटक से शुरू किया इन्होंने, अभी नए प्रयोग आ गए कि उस राज्य में मत करो, जनता समझ जाएगी, दूसरे राज्य से करो, और मीडिया जो इनका नोएडा में बैठा हुआ गोदी मीडिया वो उसको उठाएगा फिर पूरी तरह से। तो मुझे लग रहा है कि ये विषय बहुत गंभीर होता जा रहा है।
पूरे समाज को इन्होंने वर्टिकल स्प्लिट कर दिया है, बांट और दिया। आपको लगता है ये साउथ में भी पहुंच गया है, तेलंगाना में? अब ये साउथ में पहुंच गए। साउथ में, हाँ, साउथ में अभी चुनाव नहीं, अभी चुनाव गुजरात का है, तो गुजरात के चुनाव को साउथ से, हिमाचल के चुनाव को कहीं और से एड्रेस करेंगे ये लोग, क्योंकि काम तो किया नहीं है। जी असीम वकार, मैं आपके पास आना चाहूँ। प्रमोद जी आऊंगा आपके, एक सेकंड, असीम भाई इंतजार कर रहे हैं। प्रमोद जी आपको राइट टू रिप्लाई देंगे, आप अपनी बात कह लीजिएगा। असीम वकार, यहां बात हो रही है एक बयान की, अकबरुद्दीन ओवैसी की। वो बयान सोशल मीडिया में सामने भी आया। वो कब का है मैं नहीं जानता हूं, रेड्डी जी का कहना है 10 साल पुराना बयान है। लेकिन इस तरीके की शब्दावली और बयान और नफरत एमआईएम के नेताओं के ऊपर भी आरोप हैं कि उन्होंने किया है। तो ऐसा नहीं हो सकता असीम वकार कि आप होलियर देन दाव बन जाएं कि आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं, एक ही तरफ से गलत हो रहा है। और एक आरोप यह भी लगता है कि ये कहीं फिक्स मैच तो नहीं है, उधर से वो कुछ बोलेंगे, इधर से आप कुछ बोलेंगे, और इसी के बीच में कुछ का कुछ हो जाएगा। देखिए संकेत भाई, बहुत जायज बात करना है, पल्ले में रख के, ईमान के और कानून के। भारतीय जनता पार्टी के लीडर साहब के हिसाब से, इनके हिसाब से जो हैदराबाद नारे लगे तो उनको सजाए मौत दे दो, ये चाह रहे हैं। हम लोग कहीं से फेवर नहीं कर रहे हैं, हम तो उसको कंडेम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, नहीं लगना चाहिए। लेकिन दिल्ली जो देश की कैपिटल है, भारत की राजधानी, उस राजधानी में जहां की पुलिस गृह मंत्री अमित शाह साहब के अधीन आती है, उस राजधानी में, देश की राजधानी में, जहां पूरी दुनिया के मुल्कों की एम्बेसी है, वहां पर जुलूस निकलता है। उस जुलूस में नाबालिग लड़के कट्टे लहराते हैं, कट्टे और तलवारें। कट्टे समझिए, इनसे पूछिएगा, अवैध असलहे और कट्टे लहराते हुए, नारे लगाते हुए निकलते हैं। क्या कौन काटा जाएगा, क्या चिल्लाएगा, मुसलमानों के 2 स्थान, इस तरह के नारे लगते हैं। क्या आप लोगों ने केंद्र भारत के जो हमारे गृह मंत्री, उनसे पूछा कि आपकी पुलिस ने, आपकी सीबीआई ने यह जांच की कि इतने कट्टे कहां से आए राजधानी में, इतना असलहा राजधानी में? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, कट्टे किसने खरीदे, किसने बेचे, कारतूस कहां से आए, कुछ नहीं पता। बाकी जगह पे आप फांसी दे दो। दूसरी बात, आप ये बैठे हुए हैं बीजेपी के नेता, बहुत बड़े हिंदू हैं ये, मैं इनका सम्मान करता हूं, इनके हिंदुत्व का, बहुत बड़े हिंदू हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि जब नरेश अग्रवाल ने वो क्या विस्की में क्या और रम में क्या दिखता है, बीजेपी के राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल ने भारत की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों के सामने विष्णु भगवान की बेइज्जती की, रामचंद्र जी की बेइज्जती की, ठट्ठे लगा लगा के हंस रहे थे आप लोग, ठट्ठे लगा लगा के। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवानों की बेइज्जती की, बेहुरमती की, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया कैबिनेट मंत्री। सीता जी के बारे में आपके डिप्टी सीएम ने क्या कहा, अगर कोई मुसलमान कह देता तो आप पूरा हिंदुस्तान का आसमान पलट देते। बजरंगबली कौन है आपके हिसाब से? आप उनकी जात बता रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? नरेश अग्रवाल का गिरेबान पकड़ लेना चाहिए था सर। अगर आसिम वकार राज्यसभा में होते तो दौड़कर नरेश अग्रवाल की जबान पकड़ लेते कि भगवान की बेइज्जती कर रहे हो, और जो भगवान भगवान चिल्ला रहे हैं ये हंस रहे थे ठट्टे लगा लगा कर। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप प्रमोद जी का जवाब, राइट टू रिप्लाई। आपको शर्म नहीं आती? प्रमोद स्वामी जी का राइट टू रिप्लाई। हाँ, देखिए, मैं बस एक चीज यहां पर बोल दूं, हमारी एक गुजारिश है सब लोगों से कि जब भी धर्म और आस्था से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर हम बात करते हैं, ये बातचीत करना जरूरी है। नफरती अगर प्रयोग हो रहा है उसको उजागर करना भी जरूरी है, लेकिन अपनी टिप्पणी में भी हम कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो या चोट पहुंचे। तो उल्लेख आसिम वकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस बात का बार बार उल्लेख वो भी एक जज्बात पैदा करता है। नहीं, और शायद वो नहीं करना चाहिए, शायद वो नहीं करना चाहिए, ना बीजेपी को, ना एमआईएम को, ना कांग्रेस को, ना टीआरएस को। प्रमोद स्वामी।
हाँ, अभी जो ओबीसी साहब के पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कुछ बातें रखी, तो मैं उनसे उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए, मैं भी उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। अगर नुपुर शर्मा ने कहा वो गलत किया और टी राजा सिंह ने जो कहा वो भी गलत किया, लेकिन नुपुर शर्मा ने जो कहा वही जाकिर नाइक ने भी कहा था। तो जाकिर नाइक के विरुद्ध में आपने सर तन से जुदा के नारे कभी देश में कहीं सुने? नहीं सुने। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, हमारे कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान दे दिया, तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि आप ही के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, जिन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। क्या ये अरे अब देखिए प्रमोद जी, अब होगा क्या? आसिम वकार 4 साल पुरानी बात निकालेंगे, आप 10 साल पुरानी बात निकालेंगे, उसके बाद रेड्डी जी 15 साल पुरानी निकालेंगे, आलोक जी 50 साल, इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना। लेटेस्ट बता देता हूँ, लेटेस्ट इन्हीं के आप प्रेजेंट में रहिए। मेरी गुजारिश है आसिम वकार और प्रमोद स्वामी से प्रेजेंट में रहिए। सलमान खुर्शीद साहब, नहीं मैं बता रहा हूँ, आज के नफरती प्रयोग के लिए 10 साल पुरानी कोई बात अगर आप बताएंगे तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। एक मिनट, सलमान खुर्शीद साहब लेटेस्ट इन्होंने कहा हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईएसआई से की। तो आप जो बोल दो, जब सही सब कुछ सही है, आप हिंदुत्व का मजाक उड़ाओ, आप हमारे हिंदू देवी देवता को मजाक उड़ाओ। वकार साहब मजाक उड़ाया तो छोटा सा आलोक शर्मा एक लिमिटेड देवी देवता पे पैगंबर अगर हम सीधा एक सेकंड सीधा सरतन से जुदा। आलोक शर्मा, मेरा बस ये कहना है कि अगर हम आज की किसी चीज में अगर हम 10 साल 15 साल 20 साल 70 साल 100 साल पुरानी बातें अगर निकालने लगे, अभी लेटेस्ट की है इन्होंने, तब तो सलमान खुर्शीद साहब ने की है अभी, तब तो अव्वल तो ये डिबेट नहीं हो पाएगी, ये बहस नहीं हो पाएगी, बहुत लंबी चर्चा करनी पड़ेगी अव्वल। और दूसरी चीज, हम प्रेजेंट से यानी कि अभी मौजूदा जो स्थिति है उससे बहुत आगे कहीं निकल जाएंगे या पीछे चले जाएंगे। आज की स्थिति को किस तरीके से रोका जाए? आपको लगता है ये आज का नफरती प्रयोग तेलंगाना में शुरू हुआ है? और एक सवाल मैं फिर से आपसे पूछता हूं आलोक जी, इस नफरती प्रयोग को तेलंगाना में क्योंकि हो रहा है, क्या रोकने की जिम्मेदारी तेलंगाना की सरकार की नहीं है? एकदम बेसिक पॉइंट, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ आता है? स्टेट। संकेत, बिल्कुल भाई, मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट के ही गवर्नमेंट की जिम्मेवारी सबसे पहले बनती। लेकिन अगर कोई माहौल को खराब करना चाहेगा, और आप देखिए जहां जहां बीजेपी की सरकारें होंगी वहां तो बुलडोजर चला लेंगे दूसरे लोगों के ऊपर, लेकिन जहां पर ये विपक्ष में हो वहां पर दंगा भड़काने की बात करेंगे। अभी एक एमएलए ने गुजरात में बयान आया है, अभी आप लोगों ने देखा होगा, वो कह रहे हैं आप मुझे कम मत समझिए, मैं दंगे करवा दूंगा। अभी एक का आया वहां पर अलवर में, वो उन्होंने कहते हैं बैठे हुए कि हमने इनके 5 तो मार दिए हैं, अब आगे करेंगे, हम आगे जो करना है, हम जमानत भी करवाएंगे, मारो इनको। जहां तक बात है जाकिर नाइक की, जाकिर नाइक आज 8 साल हो गए आपकी सरकार को पकड़े कर रहे, उसको क्यों नहीं पकड़ के लाते? सलमान खुर्शीद ने जो कहा वो बिल्कुल हम उस बात से सहमत नहीं है, मैंने खुद आकर एनडीटीवी को कंडेम किया था। लेकिन प्रमोद भाई, सलमान खुर्शीद के घर के बाहर जिन बच्चों ने आग लगाई थी, 10-11 बच्चे थे, वो हिंदुओं के थे, वो अभी तक जेल में पड़े, उनकी जमानत तो करवा लो जरा भाई, ये हिंदू का ठेकरा ठाके मत चलो। अब आता हूं मैं संकेत भाई आपके मूल प्रश्न पर, कि आप कह रहे हैं कि भाई जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की, मैं बिल्कुल मानता हूं स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, और बीजेपी अपने आखिरी लेवल की कोशिश करेगी और ओवैसी भी आखिरी लेवल की कोशिश करेंगे। ओवैसी बीजेपी की बी टीम नहीं होकर ए टीम बन गए हैं पूरी तरह से। ओवैसी का तो यहां तक सूत्रों से पता चलता है कि वो पूरी तरह से हर तरह का बीजेपी से फायदा भी लेते हैं, और इसमें ये एक कोई वो नहीं है, फिक्स मैच है पूरी तरह ये, और फिक्स मैच में मीडिया का एक हिस्सा शामिल है। आप देखिए क्या होता है, ओवैसी हैदराबाद से एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम चैलेंज करते हैं, और 10 मिनट के बाद एएनआई की बाइट वहां से लखनऊ से चालू हो जाती है। जनवरी की बात याद है मुझे 2022 की, क्या आता है कि हाँ बिल्कुल बाबा जी जो है पूरी तरह से ओवैसी का बिल्कुल हमें चैलेंज स्वीकार है। अरे भाई, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसी चीज का तो चैलेंज स्वीकार कर लो बाबा जी। यूपी में ओवैसी को जितने इंटरव्यू मीडिया, नेशनल मीडिया देता है, किसी और चैनल को भी देता है या किसी और व्यक्ति को भी देता है, वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री क्या है? वो केवल और केवल बीजेपी के ए टीम है, वो बीजेपी के फ्रंट में रहकर बीजेपी की मदद करते हैं। वो बिहार उसका एकदम जीता जागता उदाहरण है। वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़े थे, वहां पर मुंह की खाई, वहां पर तमाम चीजों को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार होगी वहां पर ओवैसी की पार्टी और ओवैसी को पूरा बल दिया जाएगा।
और बीजेपी देगी और बीजेपी के द्वारा प्रायोजित मीडिया देगा। क्यों? क्योंकि वो सूट करता है इनको। ये पूरी तरह से वकार जी का जवाब लूं इससे पहले टीआरएस के रेड्डी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सवाल वही है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि अगर इस तरीके का, अव्वल तो आप ये बताइए, आप बी टीम मानते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, बीजेपी की? देखिए, पूरे आरोप है पूरे देश में। अभी जो आलोक शर्मा जी बता रहे थे, पूरे देश में जो हैदराबाद में 7 सीटें हैं और 1 पार्लियामेंट सीट है, और दूसरे जहां उन लोग यहां पर कंटेस्ट भी नहीं करते, पूरे देश में कंटेस्ट करते हैं। आप समझ सकते हैं, हमारा फ्रेंडली पार्टी जरूर है, इसका मतलब ये नहीं है हम किसी के बी टीम या वो किसी के बी टीम नहीं हो सकता है। मैं पहले भी बताना चाह रहा हूं आपको कि हमारे बीजेपी के प्रमोद जी पूछ रहे थे, आप भी बोल रहे थे 5 साल की, 10 साल की। हाँ, जो अकबरुद्दीन की बात है वो 10 साल की है, उसके ऊपर केस चले, उसके बाद अदालत ने उसको एक्विट कर दिया था। मैं बोल रहा हूं अभी 3 दिन से पहले राजा सिंह की बयान और राशिद खान के बयान या कोई काशिफ के बयान या बंडी संजय यहाँ के उन लोगों के प्रदेश के अध्यक्ष, मैं पूछना चाह रहा हूं प्रमोद जी से, अगर कोई बोलते हैं मैं मसीद खोदना चाहता हूं, अगर कोई बोलते हैं मैं भगवत गीता सुनाए तो आपके ऊपर मैं अटैक करता हूं, ये चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को सपोर्ट देते हैं क्या? उन लोगों को क्यों एक्शन नहीं लेते? लेकिन ऐसा है रेड्डी जी, आप उनसे सवाल पूछे, आप एक्शन ले लीजिए। आप एक्शन ले लीजिए ना। एक्शन जरूर लेंगे हम, जो भी आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में, संविधान के तहत जो भी कार्रवाई लेना है हम लोग जरूर करेंगे। मैं ये भी बताना चाह रहा हूं आपके थ्रू कि तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस पार्टी धर्म के ऊपर, धर्म के नाते वोट पाना नहीं चाहता है। हाँ। वोट नहीं पूछती है। हम हमारे जो राज्य के, हमारे लोग के विकास के ऊपर या कल्याण के ऊपर जो कार्रवाई, जो काम हम पिछले 8 साल से, उसके ऊपर हम वोट पूछते हैं। धर्म के नाम पर किसी को छेड़खानी करना, आसिम वकार, आखिरी कमेंट आप पर। आलोक जी ने करना हम नहीं करते। ठीक है, आलोक जी ने अभी थोड़ी देर पहले आप पर आरोप लगाए, उन्होंने बोला आप बी टीम नहीं, अब तो ए टीम हो गए बीजेपी के, बीजेपी से आप बल पाते हैं। आपका जवाब? देखिए, दो बात का जवाब दूंगा। बीजेपी के नेता ने कहा कि हमने नुपुर शर्मा, जिंदल और राजा सिंह को निकाला। आपने डर के मारे निकाला। गल्फ में जितनी मुस्लिम कंट्रीज थी सबने आपकी चूड़ी टाइट कर दी। हमारे देश की बेइज्जती कराई आपने। देश के उपराष्ट्रपति को डिनर पे बुलाकर उनका डिनर कैंसिल किया गया। हमारे देश के एम्बेसडर्स को सारे मुल्कों ने अपने क्या बुलाकर उनको डांट पिलाई, आपके ऊपर दबाव बनाया, तब आपने निकाला। आपने ऐसा नहीं किया, आपने देश की बेइज्जती करा दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब कांग्रेस के नेता था, ए टीम बी देखिए टीम, जितना दिमाग इनके पास है, हाँ जितना दिमाग है उतना ही आदमी इस्तेमाल कर सकता है, उससे तो इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। और कांग्रेस के आलोक शर्मा टाइप के जो लीडर हैं, इनके पास दिमाग ही इतना है। इन्हीं ने सबने मिलकर अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल कर करके राहुल गांधी को यहाँ पहुंचा दिया है। कुड़ी में बकरी का दिमाग लगा, जब लिमिट थी, अब राहुल गांधी को लोगों ने यहाँ प्रियंका को पहुंचा दिया। अब इससे ज्यादा इनके पास दिमाग ही नहीं है। हिंदू मुसलमान ये वहां जाते हैं अपने हेडक्वार्टर, अपने आका के सामने। सर बोले, अब आप बोल रहे थे तो मैं तो बोला नहीं, आप मैं तो चुपचाप सुनता रहा। नहीं करेंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि शायद इतनी ही है। हाँ, मुझे बोले तो आप क्या कर रहे थे? टिप्पणी? आप कौन सी टिप्पणी कर रहे थे? अब आप सार्वजनिक टिप्पणी कर रहे थे? बता दीजिए पहले। सर मुझे बोलने तो दीजिए, थोड़ा सा संयम। ये आप करके एक सर दूसरे की बोलने तो बेइज्जती दीजिए। नहीं करिए भाई। करेंगे, इज्जत भी दे रहे हैं, बेइज्जती भी कर रहे हैं। आप बोलने दीजिए। अब सुनिए, अभी आपने एजेंट कहा था ना, अब सुनिए, अब एजेंट की बात तो सुन लीजिए। हाँ, आपने कहा जल्दी बीजेपी से। एजेंट, अब सुन तो लीजिए जरा बीजेपी एजेंट की बात। सम्मानित शब्द है। देखिए, जितना दिमाग आप लोग को इस्तेमाल करना था आपने कर लिया। आप वहां जाते हैं अपने लीडर के पास, बीजेपी से माल लेके काम करते हैं। सब लड़ाई सुने ना क्या कहा मैंने? अच्छा सर, अब क्यों आप लोग कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं पूरे? ताकि हिंदुस्तान में इसके अलावा कुछ नहीं है, खाली नहीं। ओवैसी साहब को गाली बक के आप लड़ाई लड़ेंगे? बीजेपी के हाथ में कठपुतली आप नहीं, ओवैसी साहब को आप यहां बैठकर बातें करते हैं, आप यहां बैठ के बातें करते हैं, आपकी लड़ाई केंद्र सरकार से है, गाली आप हमको बक रहे हैं। इतनी तो आपकी अकल है।
विषय को दे अल्लाह आप जैसी अकल पूरी दुनिया को दे दे। हिंदू मुसलमान पूरे देश को कौन मैंने कर कहा रहा ना, है? आप लोगों ने राहुल गांधी को खत्म बीजेपी कर का दिया, साथ ओवैसी दे रहा है। खाली यही सब समझा के, और वो भी इतने समझदार है माशाल्लाह से कि आप जैसे लोगों की बातों में आके आपको प्रवक्ता बना देते हैं कि साहब बहुत बढ़िया ओवैसी साहब को तो बीजेपी एजेंट कह दिया। आप लड़ाई लड़ेंगे बीजेपी वहां पर से, स्टेट केंद्र गवर्नमेंट सरकार से लड़ाई लड़ेंगे इस तरह से? आपको आता है कुछ? टीआरएस आपकी लोकसभा के चुनाव में मदद करती है, सर आपको करती है कि नहीं करती है? राहुल गांधी तो मोदी जी के गले लगते हैं। अच्छा चलिए, बीजेपी अब राहुल बहुत गांधी बहुत मोदी जी के गले व्यक्तिगत लगते हैं। टिप्पणी हो रही है और मुद्दे से हम लोग बहुत ज्यादा दूर भटक गए हैं। ये बहुत ज्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी हो रही है। बहरहाल बिल्कुल मुझे भटक यहाँ गए पर सर। डिबेट खत्म करनी पड़ेगी। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। मोटी मोटी बात यह है कि आगे चल के अभी साल, करीब 1 साल है चुनाव में, साल या सवा साल, इतने में क्या ये नफरती प्रयोग और बढ़ेंगे या कम होंगे तेलंगाना में, साउथ में? और अगर ये बढ़ते हैं तो क्या सवाल वहां की सरकार से नहीं पूछे जाएंगे कि आप कर क्या रहे थे, आपकी नाक के नीचे नफरत बढ़ रही है? मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। तेलंगाना के सरकार किसी के ऊपर पक्षपात धोरण से नहीं देखते, किसी को भेदभाव से नहीं देखते हैं। हमारे लिए हर मजहब, हर धर्म एक ही है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये हर धर्म को एक ही तरह से देखते हैं।